नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास चीज के बारे में बात करने वाले हैं, हमारे संविधान की प्रस्तावना। ये सिर्फ एक परिचय नहीं है, ये तो हमारे देश की आत्मा है। वो बुनियाद है जिस पर हमारा पूरा लोकतंत्र खड़ा है। तो चलिए आज इसी बुनियाद को थोड़ा और करीब से समझते हैं। देखिए कितने कमाल के शब्द कहे हैं मशहूर न्यायविद N.A. पालकीवाला ने। उन्होंने कहा, प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। जरा सोचिए इस बात की गहराई। मतलब अगर आपको पूरे संविधान का सार, उसका निचोड़ एक ही जगह पर देखना हो तो बस प्रस्तावना पढ़ लीजिए, सब कुछ साफ हो जाएगा। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि हमारा संविधान बना कैसे, इसकी कहानी क्या है। फिर हम प्रस्तावना के दिल में उतरेंगे, इसके एक एक शब्द का मतलब जानेंगे और ये भी देखेंगे कि कैसे ये चंद लाइनें हमारे देश के बड़े बड़े कानूनों को दिशा देती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खंड 1 से, कहानी की शुरुआत से। क्योंकि प्रस्तावना को समझने के लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि वो किताब कैसे लिखी गई जिसका ये पहला पन्ना है, हमारा महान संविधान। एक बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, हमारा संविधान हमें किसी ने तोहफे में नहीं दिया था। इसे बनाने के लिए एक संविधान सभा बनाई गई थी। अच्छा, इसके सदस्य सीधे तौर पर जनता ने नहीं चुने थे, बल्कि उस वक्त की प्रांतीय विधानसभाओं ने उन्हें चुना था। तो एक तरह से ये सभा उस नए आज़ाद भारत की उम्मीदों और सपनों का आईना थी। अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। ये सफर शुरू होता है 1946 में, जब संविधान सभा बनती है। लेकिन एक बहुत बड़ा मोड़ आता है दिसंबर 1946 में, जब जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते हैं। यही वो दस्तावेज था जो आगे चलकर हमारी प्रस्तावना की आत्मा बना। और फिर देखिए, लगभग 3 साल की कड़ी मेहनत, 2 साल 11 महीने और 18 दिन, इसके बाद नवंबर 1949 में हमारा संविधान तैयार हुआ और आखिरकार 26 जनवरी 1950 को भारत दुनिया के नक्शे पर एक गणराज्य के तौर पर उभरा। तो अब बात करते हैं हमारे आज के हीरो की, प्रस्तावना। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये हमारे संविधान का दिल है, उसका दर्शन है। ये वो दिशा है जो हमें बताती है कि एक राष्ट्र के तौर पर हमें जाना कहाँ है। तो सवाल उठता है, आखिर ये प्रस्तावना है क्या चीज़? देखिए, इसे समझने के लिए बड़े बड़े जानकारों ने क्या क्या नाम दिए हैं। N.A. पालकीवाला ने इसे पहचान पत्र कहा। K.M. मुंशी ने इसे राजनीतिक जनपत्री कहा, मतलब जो देश का भविष्य बताती है। और ठाकुरदास भार्गव ने तो इसे संविधान की आत्मा ही कह दिया। आप इन नामों से ही इसकी अहमियत का अंदाजा लगा सकते हैं, है ना? वैसे हमारी प्रस्तावना यूं ही नहीं बन गई, इसे बनाने वालों ने दुनिया भर से प्रेरणा ली। प्रस्तावना रखने का जो आइडिया है वो आया अमेरिका से, जो ऐसा करने वाला पहला देश था। इसकी भाषा और कुछ शब्दों पर ऑस्ट्रेलियाई संविधान का असर दिखता है। और जैसा कि हमने पहले भी बात की, इसकी नींव तो नेहरू जी के उद्देश्य प्रस्ताव ने ही रखी थी। मतलब ये एक बहुत ही सोच समझकर तैयार किया गया दस्तावेज है। चलिए अब सीधे प्रस्तावना के शब्दों को ही देखते हैं, एक एक शब्द को तोड़कर समझते हैं। सबसे पहले प्रस्तावना ये बताती है कि भारत एक देश के रूप में कैसा होगा। प्रस्तावना की शुरुआत ही इन शक्तिशाली शब्दों से होती है, हम भारत के लोग। बस ये 3 शब्द ही सब कुछ कह देते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि इस देश की असली ताकत, असली मालिक यहाँ की जनता है। इस संविधान हमें किसी राजा, महाराजा या किसी बाहरी ताकत ने नहीं दिया, बल्कि हमने, भारत के लोगों ने इसे खुद को सौंपा है। पहला बड़ा शब्द है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी सॉवरन। इसका मतलब बहुत सीधा है कि भारत अपने फैसले लेने के लिए पूरी तरह से आज़ाद है। चाहे वो घर के मामले हों या विदेश नीति, हमारे ऊपर किसी और देश का कोई कंट्रोल नहीं है। हम अपने मालिक खुद हैं। इसके बाद आता है समाजवादी शब्द। हाँ, ये मूल प्रस्तावना में नहीं था। इसे 1976 में 42वें संशोधन के जरिए जोड़ा गया। अब भारत का समाजवाद यूरोप के समाजवाद जैसा नहीं है। इसका मकसद है देश में असमानता को कम करना, गरीबों का ध्यान रखना और यह पक्का करना कि देश की तरक्की का फायदा कुछ गिने चुने लोगों को नहीं, बल्कि सबको मिले। ठीक इसी तरह पंथ निरपेक्ष यानी सेक्युलर शब्द भी 1976 में ही जोड़ा गया। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि भारत एक नास्तिक देश है, नहीं। इसका मतलब है कि सरकार का यानी स्टेट का अपना कोई धर्म नहीं होगा। सरकार की नज़र में सभी धर्म बराबर हैं और हर इंसान को अपनी मर्जी का धर्म मानने और उसका पालन करने की पूरी आज़ादी है। फिर आता है लोकतंत्रात्मक यानी डेमोक्रेटिक। ये तो हम सब जानते हैं, जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन। मतलब सरकार हम चुनते हैं अपने वोट से, और वो सरकार हमारे प्रति ही जवाबदेह होती है। असली पावर वोट में है।
और इस लाइन का आखिरी बड़ा शब्द है गणराज्य यानी रिपब्लिक। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे देश का जो सबसे बड़ा पद है यानी राष्ट्रपति का पद, वो खानदानी नहीं है। यहां कोई राजा या रानी नहीं है जिसका बेटा या बेटी ही अगला शासक बनेगा। हमारे राष्ट्रपति भी चुने जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, भारत एक गणराज्य है जबकि ब्रिटेन एक राजशाही है जहां आज भी राजा या रानी होते हैं। तो ये तो हो गई देश की पहचान, पर प्रस्तावना सिर्फ देश के बारे में नहीं बताती, ये हम नागरिकों से कुछ बड़े वादे भी करती है। चलिए देखते हैं कि वो क्या गारंटी हैं। प्रस्तावना हमें 4 महान लक्ष्य या कह लीजिए कि 4 बड़े वादे देती है। पहला है न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। दूसरा स्वतंत्रता, सोचने की, बोलने की, विश्वास की। तीसरा समता यानी बराबरी। और चौथा बंधुता यानी हम सबके बीच भाईचारा। पर इन भारी भरकम शब्दों का मतलब क्या है? चलिए आसान भाषा में समझते हैं। न्याय का मतलब है कि हर किसी को उसका हक मिले। स्वतंत्रता का मतलब है कि हम बिना डरे अपनी बात कह सकें, अपनी मर्जी से जी सकें। समता का मतलब है कि किसी के साथ धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव ना हो और सबको आगे बढ़ने के बराबर मौके मिलें। और बंधुता का मतलब है कि हम सब अलग अलग होते हुए भी एक परिवार हैं, एक भारतीय परिवार। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सब सिर्फ अच्छी अच्छी बातें हैं या इनका कोई असली मतलब भी है? तो जवाब है बिल्कुल हैं। प्रस्तावना के ये आदर्श सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये हमारे संविधान के एक एक कानून में झलकते हैं। ये टेबल देखिए, कितना साफ साफ पता चल रहा है। प्रस्तावना में न्याय का जो वादा है वो हमें राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांतों में दिखता है, जो सरकारों को रास्ता दिखाते हैं। स्वतंत्रता का वादा हमारे मौलिक अधिकार जैसे अनुच्छेद 19 में सुरक्षित है। बराबरी का वादा अनुच्छेद 16 में दिखता है, जो सरकारी नौकरियों में सबको बराबर मौका देने की बात करता है। तो साफ है, प्रस्तावना सिर्फ एक शुरुआत नहीं है, वो पूरे संविधान की मार्गदर्शक है। और जरा सोचिए, प्रस्तावना के इन ऊंचे आदर्शों को एक कानूनी शक्ल देने के लिए कितनी मेहनत लगी होगी। हमारे मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। इसी वजह से ये दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान है। ये दिखाता है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने हर छोटी बड़ी बात का कितना ख्याल रखा था। और आखिर में एक बहुत ही दिलचस्प बात, हमारा संविधान और उसकी प्रस्तावना कोई पत्थर की लकीर नहीं है जिसे बदला नहीं जा सकता। ये एक जिंदा दस्तावेज है जो समय के साथ सांस लेता है, बदलता है और जिसकी व्याख्या भी होती रहती है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका बहुत अहम रही है। देखिए, 1960 के बेरुबारी यूनियन केस में कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। लेकिन फिर आया 1973 का ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना पुराना फैसला पलट दिया और साफ साफ कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है। इसका नतीजा ये हुआ कि संसद प्रस्तावना में बदलाव तो कर सकती है, जैसा कि 1976 में किया भी गया, लेकिन वो इसके मूल ढांचे को, इसकी आत्मा को नहीं बदल सकती। लोकतंत्र, पंथ निरपेक्षता, ये सब मूल ढांचा हैं, इन्हें कोई नहीं छू सकता। तो कुल मिलाकर प्रस्तावना सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, ये हमारे आज का सच है और हमारे आने वाले कल का नक्शा भी। ये हमें हर पल याद दिलाती है कि हम कैसा भारत बनाना चाहते हैं, और ये हमें एक बड़े सवाल के साथ भी छोड़ जाती है। जैसे जैसे भारत आगे बढ़ेगा, नई चुनौतियों का सामना करेगा, तो क्या आने वाली पीढ़ियां प्रस्तावना के इन महान आदर्शों को किसी नए नजरिए से देखेंगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।